हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, एक है प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, एक है एक्सपेंडिचर मेथड और एक है आपका इनकम मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम को, इस वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड, इनकम मीन्स होता है आय, मेथड माने विधि। तो आय विधि से किस तरीके से हम नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को मेज़र करते हैं, मापते हैं। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? आपका लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एक होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल करके क्या कहलाते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। और जब हम फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं इनसे, या फिर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये हमें अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो उनके बदले में हम इनको कुछ पेमेंट्स करते हैं। लैंड को हम क्या पेमेंट करेंगे? रेंट पेमेंट करेंगे। लेबर को वेजेस या सैलरी देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रॉफिट देते हैं। तो ये सारी जो पेमेंट्स होती हैं ना, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को जितनी भी पेमेंट की गई हैं, उन सब का यदि हम सम टोटल कर दें, ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे? हमारी नेशनल इनकम निकाल लेंगे। तो इस मेथड में हम यही करते हैं कि जितनी भी पेमेंट्स होती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, उन सब का हम टोटल कर लेते हैं, उन सब का सम टोटल करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? नेशनल इनकम पर पहुँच जाते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इनकम मेथड इज ए मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। इनकम मेथड, आय विधि, वह विधि है जो नेशनल इनकम को क्या करती है? मेजर करती है। मेजर की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, मेजर की स्पेलिंग आएगी MEASURE, ये आएगी। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गई है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का एक मेथड है इनकम मेथड। इट मेजर्स नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम को मापता है इन टर्म ऑफ पेमेंट। पेमेंट किसके रूप में की गई है? रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। किसको की गई हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को ये पेमेंट्स की जाती हैं फॉर देयर सर्विस, क्योंकि उन्होंने क्या दी हैं? अपनी सेवाएं दी हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक वित्तीय वर्ष में। तो एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन के साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में जितनी भी पेमेंट की जाती हैं, वो सब का यूज़ हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए करते हैं। ओके, आगे है स्टेप इन इन्वॉल्व स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इनकम मेथड। इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले हम उन एंटरप्राइजेज, उन उद्योगों या उन फर्मों का पता लगाएंगे, उनकी पहचान करेंगे जो क्या करती हैं? ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उनकी सेवाओं को यूज़ करती है, उनके पास जो भी सर्विसेज वो दे सकते हैं उनको क्या करती है? उनको यूटिलाइज वो करती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेन द नॉलेज। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, हु यूज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधनों को यूज़ करती हैं, वो कौन कौन सी हमारे एंटरप्राइजेज हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनकी पहचान कर ली हमने। दूसरा स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज। अब क्या करेंगे? पहले हमने उनके आइडेंटिफिकेशन कर ली, पहचान कर ली, अब हम क्या करेंगे? उनको अलग अलग भागों में बांट देंगे। बेसिकली हम इनको 3 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि 3 भागों में हम इनको बांटते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्टर आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जैसे कि कृषि हो गया आपका, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो किसी भी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देता है। और टेरिटरी सेक्टर आपका क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है, जो सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है,
तो क्या करना है, पहले हमने प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस की पहचान करनी है और फिर उनको क्लासिफाइड कर देना है। 3 टाइप्स में हम इनको क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ओके, आगे है आपका सेकेंड स्टेप क्या है, मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। अब आपको ये बताना है कि फैक्टर इनकम होती क्या है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना। कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, अर्न की जाती है, कमाई जाती है। ठीक है, कैसे कमाई जाती है, क्योंकि वो अपनी क्या देते हैं, सर्विसेज को देते हैं। अगर आप किसी का काम कर रहे हैं और बदले में आपको सैलरी मिल रही है या मिलनी बाकी है, तो आपने वो जो इनकम आपको मिल रही है वो आपने क्या कर लिया, अर्न कर ली है, कमा ली है। ठीक है, तो वैसे ही फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाती है। एज ए रिवार्ड, कैसे अर्न की जाती है, क्यों अर्न की जाती है, एज ए रिवार्ड, रिवार्ड के रूप में, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं इसलिए उन्होंने वो कमाई कर ली है। दिस फैक्टर इनकम मे बी इन द फॉर्म ऑफ, अब ये फैक्टर इनकम किस किस रूप में हो सकती है, वेजेस के रूप में हो सकती है, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को दी जाती है किस रूप, लेबर जो है आपका उसको क्या दिया जाएगा, वेजेस दी जाएगी, लैंड को क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट दिया जाएगा। तो फैक्टर इनकम किस किस रूप में हो सकती है, जो आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हो सकती है, जो किसको दी जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को दी जाती है, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो आपके प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर इनकम इंक्लूड ओनली अर्न इनकम, जो आपके फैक्टर इनकम होती है उसमें सिर्फ आपकी अर्न जो इनकम है, जो कमाई गई है, सिर्फ वही इंक्लूड होगी। अगर कोई इनकम नॉन अर्न है, नॉन अर्न इनकम कौन सी होती है, जैसे कि आपकी होगी पेंशन। देखो पेंशन भी 2 टाइप की होगी, एक तो ओल्ड एज पेंशन होगी और एक अब रिटायरमेंट की पेंशन होगी। अब जो रिटायरमेंट की पेंशन है वो तो उस व्यक्ति ने कमाई है ना, पूरी लाइफ उसने वहाँ पे काम किया है और उसके बाद वो रिटायर हुआ है तो उसने अर्न की है। लेकिन जो ओल्ड एज की पेंशन है वो कमाई नहीं गई है, ठीक है, वो सिर्फ सरकार की तरफ से एक मदद के रूप में दी जाती है। तो इसलिए जो ओल्ड एज की पेंशन है वो आपकी नॉन अर्न इनकम में आएगी और जो रिटायरमेंट की पेंशन है वो आपकी अर्न इनकम में आएगी। तो जब हम फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से, तो उसमें सिर्फ हम अर्नड इनकम को ही क्या करेंगे, शामिल करेंगे। जो नॉन अर्नड इनकम होती हैं, स्कॉलरशिप हो गई आपकी, ओल्ड एज पेंशन हो गई आपकी, ठीक है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, जो ये नॉन अर्नड इनकम होती है ना, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर रिसीट हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर रिसीट जो होती है वो जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उसमें शामिल नहीं होंगी, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम में सबसे पहले आपने ये लिखना है कि फैक्टर इनकम होती क्या है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ने क्या कर रही है, अर्न कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। ठीक है, और फैक्टर इनकम किस रूप में हो सकती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को दी जाती है। फैक्टर इनकम इंक्लूड्स ओनली अर्न इनकम, इसमें केवल अर्न इनकम जो होती है वही शामिल होती है। ट्रांसफर रिसीट, ट्रांसफर पेमेंट इसमें शामिल नहीं होते हैं, नेशनल इनकम में उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर इनकम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, फैक्टर जो इनकम होती है उसको किस किस रूप में हम क्लासीफाई करते हैं। इसको बेसिकली हम 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक तो है ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में भी 2-3 चीज़ें शामिल होती हैं जिनको मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आप इस मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करेंगे तो आपको उसमें आसानी होगी। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, RIP, R फॉर रेंट, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और आपको रेंट भी दे रखा है, तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ही नेशनल इनकम को मेजर करते समय ऐड करोगे, रेंट को अलग से ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में पहले ही रेंट ऐड है। और मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया ही नहीं हुआ है तो आप रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को क्या कर दोगे, जोड़ करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लोगे। ओके,
आगे है, और जो अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो क्या करोगे आप, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग को क्या कर दोगे आप, प्लस कर लोगे तीनों चीज़ों को, और आप कहाँ पहुँच जाओगे, प्रॉफिट पे पहुँच जाओगे। ओके, जो आपका कॉर्पोरेट सेविंग है, ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट सेविंग है इसको 2-3 नामों से और जाना जाता है। एक तो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक है आपका रिटेन्ड अर्निंग। अगर ये नाम मिल जाते तो आप समझ लीजिए कि क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग है। जो आपकी कॉर्पोरेट है, निगम है, जो आपकी संस्था है, उसने क्या किया, बचत की है, क्योंकि उसने ये प्रॉफिट क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो यहाँ पर आएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो बांटा नहीं गया है। ओके, आगे देख लेते हैं, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय क्या होती है। ये आय बेसिकली उन लोगों की आय होती है जो अपने खुद के एम्प्लॉयड, यानी खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं या खुद का काम कर रहे हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम होती है वो आपकी मिक्स्ड इनकम होती है। क्योंकि देखो उनको अलग अलग तरीके से इनकम होती है। मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे लेबर का काम भी कर रहा हूँ, मेरी खुद की लैंड है, भूमि है, तो उस पर मुझे क्या मिलेगा, रेंट भी मिलना चाहिए। मैंने अपने खुद का क्या लगाया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है मैंने अपना, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। यानी अलग अलग तरीके से इसको क्या होती है, इसको इनकम होती है, और इसलिए इस इनकम को क्या कहते हैं, हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। ये इनकम उन लोगों की इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। तो देखिए, इट इज़ द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, ये उन लोगों की इनकम होती है जो अपने खुद का काम करते हैं, जो अपनी खुद की लेबर को यूज़ कर रहे हैं, लैंड को यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए। दिस इनकम इज कॉल्ड मिक्सड इनकम, इस इनकम को मिक्सड इनकम कहते हैं, क्योंकि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इनकम, क्योंकि ये किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सब का मिक्सचर होता है। कुछ मात्रा में इसमें वेजेस भी शामिल है, थोड़ा बहुत इसमें रेंट भी शामिल है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्सड इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई हैं आपकी, एक हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम हो गया। लास्ट है आपका इसमें तीसरा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों को जो कंपनसेशन दिया जाता है वो जो है वो आपका किस में शामिल होगा, जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करोगे तो उसमें वो शामिल होगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को आप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, उसमें क्या क्या शामिल होता है। देखो, जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, जो स्वामी होता है, वो अपने कर्मचारी को क्या क्या देता है, वेजेस और सैलरी देगा, कैश में देगा, वो शामिल होगी। वेजेस और सैलरी इन काइंड, यानी किसी और रूप में, कैश के बजाय किसी और रूप में अगर उसने सैलरी दे दी है, मान लीजिए वो कहता है कि मैं आपका आप मेरे घर में रह लीजिए और थोड़ा सैलरी कम कट जाएगी आपकी उसमें से, तो वो भी क्या हो गई, आपकी वेजेस एंड सैलरी इन काइंड हो गई। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अगर एम्प्लॉयर जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अपना योगदान देता है तो वो भी किस में शामिल होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में शामिल होगा। और उसके बाद पेंशन ऑन रिटायरमेंट, अगर आप रिटायर हो गए हैं और उसके बाद आपको कोई पेंशन मिल रही है तो वो भी किस में शामिल होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में शामिल होगी। अब देखिए, जो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स्ड इनकम है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, इन तीनों चीज़ों को जब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे आपका NDP एट FC पर। यानी आपको देखो, जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो नेशनल इनकम बेसिकली होती क्या है, NNP एट FC नेशनल इनकम होती है, ठीक है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को ऐड करके आपको मिला क्या है, NDP एट FC आपको मिला है। तो आपको जाना कहाँ है, NNP एट MP पे। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको पहली वीडियोस में 4th चैप्टर की जो वीडियोस हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स वाली, उसे मैंने आपको बताया है कि एक टर्म को, एक एग्रीगेट को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं। नेट नेट है, आपको डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, जब डोमेस्टिक को आपने नेशनल बनाना है तो आप डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नेशनल पर पहुँच जाएंगे। यानी कि इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके आपके पास आया है, देखिए, बाय सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटोरी, इस घरेलू क्षेत्र में जितनी भी इनकम का उत्पादन किया गया है, फैक्टर इनकम जितनी भी जनरेट की गई है, उससे हमें क्या मिला है, उससे हमें मिला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर हम इसमें NDP एट FC जो आपका आया है, NDP एट FC आपके पास आया है, उसमें अगर हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। इसलिए ये जो तीनों चीज़ें हमने जोड़ी हैं, मिक्सड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो हमने जोड़ा है, उसमें हम एक चीज़ और जोड़ देंगे, वो क्या है, NFIA, जिससे कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, NNP एट FC पे पहुँच जाएंगे। तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। चौथा है एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इट इज, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि NNP एट FC निकालने के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं, डोमेस्टिक के जो इनकम है उसमें जोड़ रहे हैं हम NFIA, ठीक है। और NFIA कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे करना है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकालोगे, NFIA कैसे निकालोगे, जो फैक्टर इनकम रिसीव की है नॉर्मल रेजिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसमें से आप क्या घटा दोगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन दैट कंट्री। ये मैंने आपको एग्रीगेट वाले चैप्टर में मैंने आपको करा दिया है, फीफा माइनस फीटा करेंगे तो आप NFIA पे पहुंच जाएंगे। तो ये चार चीज़ आपने प्लस कर ली, ठीक है। तो आप कहाँ पहुंच गए, NNP एट FC पे, यानी नेशनल इनकम पे आप पहुंच गए, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाइए। स्टेप 3 है एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम को एस्टिमेशन यानी उनको मापना कैसे, उनको निकालना कैसे, कैसे करेंगे। देखो मान लीजिए आपने 5 वर्कर काम पे लगाए हुए हैं, ठीक है, और एक वर्कर को आपने 100 रुपये दिए हैं, तो 5 वर्कर को कितने दिए हैं आपने, 500 रुपये दिए हैं ना, यानी कि यूनिट्स जो आपने इनपुट की लगाई हुई है प्लस पर यूनिट को आपने कितना पेड करा, उन दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, इनकम पेड निकल आएगी। तो वही यहाँ पे हमने करना है, इनकम पेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट, जितने आपने साधन लगाए हुए हैं, मल्टीप्लाई इनकम पेड टू ईच यूनिट को, हर यूनिट को आपने जितना पेड करा उससे उनकी संख्या को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकम पेड निकल आएगी। और इस देखिए एक फर्म ने मान लो 500 रुपये का पेड करा है, दूसरी फर्म ने भी 500 रुपये पेड करे हैं, और तीसरी फर्म ने भी 500 रुपये पेड करें। मान लीजिए एक इंडस्ट्री में सिर्फ ये 3 ही फर्में हैं, और इनको जोड़ करके 1500 रुपये जो हमारा आया वो क्या हो गया, हमारी इंडस्ट्री ने जो पेमेंट की है, जो इनकम पेड की है, वो हमारे सामने आ गए 1500 रुपये। अब मान लीजिए एक जो इकोनॉमी है उसमें 5 इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। एक इंडस्ट्री ने, जैसे हमने अभी निकाला, 1500 रुपये पे करे हैं, दूसरी ने मान लो 2000 पे करे हैं, तीसरी ने मान लो 3000 पे करे, इस तरीके से टोटल कर देंगे। अगर हर इंडस्ट्री ने कितनी कितनी पेमेंट की है, कितनी कितनी इनकम जनरेट की है, तो उसको टोटल करके हम क्या निकाल लेंगे कि हर हमारी जो इकोनॉमी है उसने टोटल कितनी इनकम पेड की है, कितनी पेमेंट की है, और उस सबको जोड़ करके कहाँ पहुँच जाएंगे हम, डोमेस्टिक इनकम पे पहुँच जाएंगे, NDP एट FC पे पहुँच जाएंगे, और उसमें क्या जोड़ेंगे, NFIA जोड़ेंगे, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, NNP एट FC पर, नेशनल इनकम पर। तो इसको रीड कर लेते हैं। इनकम पेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट की जितनी यूनिट्स लगाई गई हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकम पेड टू ईच यूनिट बाय एडिंग द इनकम पेड बाय ईच एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज ने, प्रत्येक एंटरप्राइज ने जितनी इनकम पेड की है उनको हम जोड़ देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारे, ऑल एंटरप्राइज इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर, के एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने कितनी पेमेंट की है, यानी एक पूरी इंडस्ट्री की हमारी क्या आ गई, हमारे पास पेमेंट आ गई। बाय एडिंग द इनकम पेड बाय ऑल इंडस्ट्रीज, जितनी भी भारत में या किसी भी देश में एक नेशन की निकाल रहे हैं, एक इकोनॉमी की निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने जितनी पेमेंट की है उसको जोड़ देंगे, तो नेट डोमेस्टिक इनकम पर पहुँच जाएंगे। और नेशनल इनकम के लिए नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI आप प्लस कर देंगे, तो आप नेशनल इनकम पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्सड इनकम जो आपने जोड़ दी, कहाँ पहुँच गए आप, नेट डोमेस्टिक इनकम पर पहुँच गए, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोल दीजिए, या NDP एट FC बोल दीजिए, यहाँ पहुँच गए। प्लस NFI आपने ऐड करा है, ठीक है, तो आप कहाँ पहुँच गए हैं, नेशनल इनकम पर पहुँच गए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको बता दिया, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो इनकम मेथड है उसको यूज़ करके नेशनल इनकम। आगे है इसमें
कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं, ठीक है, कुछ सावधानी आपको रखनी होती है जब आप इनकम मेथड को यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र रिसीट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं, पहले बता दिया। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस ये सब शामिल नहीं होंगे। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो होती है, मान लीजिए आपने कार खरीदी है और आप उसको 2 साल बाद यूज़ करके बेच रहे हो, तो जो ये बेचने के बाद जो आपको इनकम मिली है या फिर इसने जो आपको पेमेंट की है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये तो पहले शामिल हो चुकी है, आप तो इसको दोबारा बेच रहे हो। लेकिन इस पर जो कमीशन आपने पेड करा है ना, वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। उसके बाद है अगर आपको इनकम होती है लीगल एक्टिविटीज से, गैर कानूनी क्रियाओं से, जैसे स्मगलिंग से, चोरी से, तो वो भी आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। और सेल प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर आप शेयर और बॉन्ड्स को सेल करते हैं, ठीक है, बेचते हैं उनको, तो उनकी जो इनकम होती है वो भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि उनसे वस्तुओं या सेवाओं का प्रोडक्शन नहीं होता है। विंडफॉल गेम्स होते हैं, जैसे लॉटरीज हो गया, आपके अचानक से आपको गिफ्ट मिल गया है, आपकी डेथ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ये इनकम भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होंगी। ये कुछ प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। इस तरीके से अगर आप पेपर में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।